आप सभी। आई एम रेणु चौधरी। अच्छा आप मुझे ये बताओ, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, सही से जवाब देना। क्या आप चाहते हो कि आपके भी इकोनॉमिक्स में 90s में मार्क्स आए, 93, 94, 97? कैसे? थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, कैसे आप इतने हाई मार्क्स गेन कर सकते हो? आता होगा ना ये क्वेश्चन, और मन भी करता होगा कि 90s में मार्क्स लाए। मैं 100% गारंटी देती हूँ, अगर आपने मेरी ये पूरी वीडियो देख ली और आपने हर टिप्स को फॉलो कर लिया तो आपके 90s में मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगी जिसको अपनी लाइफ में आप फॉलो करके आप भी बोर्ड एग्जाम में 97, 98 मार्क्स ला सकते हो। तो वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना। आइए शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हाई स्कोर लाने के लिए सबसे पहले तो बेटे हमें स्मार्ट स्टडी करनी होगी। कभी आपने देखा है कि एक बच्चा है वो दिन रात पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, हर वक्त हमें वो पढ़ाई करता हुआ ही नजर आता है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं आ पाते। लेकिन एक बच्चा है वो खेल भी लेता है, अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर लेता है, फिर भी वो हाई स्कोर गेन कर लेता है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो वे ऑफ स्टडी में डिफरेंस है ना। कुछ तो गलतियां हैं जो हर वक्त पढ़ने वाला बच्चा कर रहा है, और कुछ तो है जो कम पढ़ने वाला बच्चा अपनी स्टडी में ऐड कर रहा है, जिससे वो हाई स्कोर लेके आ रहा है। ठीक है, तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी करने के क्या टिप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, नंबर 1 बेटे, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने पूरे सिलेबस को 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, आप उन चैप्टर्स को अलग निकाल लोगे जो हाई स्कोरिंग है, जो आपको हाई स्कोर देंगे। ठीक है, और उन चैप्टर को आप अलग कर लोगे जो आपको कम स्कोर देते हैं। तो जो हाई स्कोरिंग आपके चैप्टर्स हैं, आप उन पे अच्छे से कंसंट्रेट करोगे। ठीक है, कंसंट्रेट करोगे, पहले आप पूरे चैप्टर को पढ़ोगे, और पढ़ते टाइम एक आपको मार्कर ले लेना है। आप जो भी इंपॉर्टेंट आपकी लाइन आती हैं, आप उस पर अंडरलाइन करते चले जाओ। ठीक है, अगर आप अलग से नोट्स बनाना चाहते हो तो आप नोट्स बना लो। ठीक है, लेकिन अगर आप इतना भी टाइम आप इकोनॉमिक्स को नहीं देना चाहते तो आप बुक में ही अंडरलाइन कर लो। ठीक है, जो भी मतलब जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट है उनको अंडरलाइन करो, ताकि जब आप दोबारा करो आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो फर्स्ट बार तो आप ये करोगे, फिर सेकंड बार जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं आप क्या करोगे, जो आपने अंडरलाइन किए थे उन लाइनों को आप पढ़ो, उन्हें समझो। अगर वहां पे कोई भी वर्ड आपका ऐसा आता है कि आपको वो समझ नहीं आ रहा, तो उसको रटो मत कि जैसे रट ले, क्योंकि रटी हुई चीज को आप थोड़े टाइम के लिए याद रख पाओगे, फिर एग्जाम टाइम में फिर भूल जाओगे। आप उसे समझो, जो भी कोई वर्ड है, कोई सेंटेंस है, कोई डिफिकल्ट सेंटेंस आ रहा है, आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करो, आप नेट से हेल्प ले सकते हो, आप अपने टीचर से हेल्प ले सकते हो। ठीक है, उसको अच्छे से क्लियर करो, अच्छे से एग्जाम्पल के साथ अपनी डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करके उस चीज को समझ लो, जिससे आप उसे कभी नहीं भूल पाओगे। तो सेकंड रिवीजन हो गया। अब थर्ड रिवीजन में क्या करोगे, आपको अब इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी। जब आप फर्स्ट बार करोगे आपको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, सेकंड में कम आएगी, फिर थर्ड बार जब आप उसे करोगे तो आपको ये लगेगा कि उसमें 50% आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो कुछ कमी होगी तब दूर हो जाएंगी। ऐसे करके आप अपने उन टफ टॉपिक्स को, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना मेरी हमेशा, कभी भी किसी भी चीज, जो चीज आपको समझ नहीं आया उसको रटना नहीं है। जो चीज समझ नहीं आई वो आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि इससे समझना है, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ ऐसा, ये कैसे आया पॉइंट यहाँ पे, इसका मतलब क्या है। अपने अंदर की जो, आपके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है ना, उसको कभी दबाओ मत, बल्कि उसका सही रिप्लाई, उसको सही चीज से समझ के अपनी क्यूरियोसिटी को क्लियर करो। ये आपका सक्सेस होने का सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, लेकिन अगर आप उस चीज को दबा दोगे, उस चीज को रट लोगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा। ये तो है नहीं बेटे कि आपको 12th ही पास करनी है। मैं तो बच्चा ये चाहती हूँ कि बेटे आप ISPCS क्लियर करो, एक बहुत अच्छे लेवल पे आप जाओ। और अगर आप अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो तो अभी से आपको हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। तो स्मार्ट स्टडी आपको करनी पड़ेगी, समझ आया। फिर आता है हमें फोकस, हमें अपने टॉपिक पे फोकस करना होगा। ये नहीं कि मैंने आज मन बना लिया कि मुझे इकोनॉमिक्स में मार्क्स लेके आने 97 और मैं 2-3 दिन खूब मेहनत करूं, फिर मेरा फोकस हट जाए कि नहीं यार मैं तो नहीं ले पाऊंगा, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, इकोनॉमिक्स में मैं इतने मार्क्स कैसे ले सकता हूँ। नहीं, आपको फोकस करना होगा, आपको अपना मन बनाना होगा कि 1-2 दिन मेहनत करके मैं पीछे नहीं हटूंगा। सिर्फ मेरा फोकस सिर्फ अपने स्कोरिंग पे आना है कि मुझे अपने
एग्जाम में 97 98 मार्क्स लेके ही आने हैं और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कैसे भी तैयारी करनी पड़े। मतलब हमें फोकस करना होगा, हर चीज से हटा के अपना ध्यान हमें उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, एक पर्टिकुलर क्लास पे, एक पर्टिकुलर स्टडी पे हमें अपना फोकस करना होगा, क्योंकि फोकस के बिना स्टूडेंट अपने एम को ऑब्टेन नहीं कर सकता। तो फोकस सबसे ज्यादा जरूरी है। फोकस करो आप एक स्टडी पे, अपनी अपनी स्टडी पे अच्छे से फोकस करो, आप मार्क्स गेन कर लोगे। ठीक है। और आगे आपको क्या ध्यान रखना है, आगे ध्यान रखना है आपको अपने नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, या तो आप बुक में अंडरलाइन की कर लीजिए, या फिर अपने अच्छे से नोट्स बना लीजिए, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए। किसी और के नोट्स लेने से अच्छा है, मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, अपनी लैंग्वेज में बनाइए, वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, क्योंकि सबकी अंडरस्टैंडिंग जो कैपेसिटी होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो सबकी अलग अलग होती है। तो अपनी खुद की लैंग्वेज में आप अपने नोट्स बनाइए, नोट्स से स्टडी कीजिए। जैसे पहले तो आप पूरा चैप्टर कीजिए, ठीक है, फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको आप नोट करके रख लीजिए अपनी नोटबुक में, तो वो आपके नोट्स हो जाएंगे। अब जब आप दोबारा स्टडी करोगे तो आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर आप नोट्स से ही पढ़ के काम चला लोगे। ठीक है, आगे देखिए ग्रुप डिस्कशन। अब देखिए ग्रुप डिस्कशन अपनी स्टडी में जरूर ऐड कीजिए। आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आप उसको ग्रुप में डिस्कस कीजिए, लेकिन उस ग्रुप में ये ध्यान रखिए कि कोई ऐसा बच्चा ना हो आपके ग्रुप में जो आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करे। ठीक है, क्योंकि सभी तरह के बच्चे होते हैं, कईयों का इंटरेस्ट ही नहीं होता, और वो जब हम ग्रुप में स्टडी करने बैठते हैं ना, तो इधर उधर की बातें करके हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिर्फ आप उन बच्चों का ग्रुप बनाइए जो सच में ही पढ़ाई करना चाहते हैं, जो सच में ही कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना लीजिए, फिर उस जो आपको टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा उसको ग्रुप में डिस्कस कीजिए, उससे आपकी नॉलेज गेन होगी। और जब आप उस चीज को सीखोगे ना, उसे आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि अगर रटोगे तो आप भूल जाओगे, लेकिन ग्रुप में की हुई बातों को आप कभी नहीं भूलते। ठीक है, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, तो आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए सिर्फ उस टॉपिक पे जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि वो परमानेंटली आपके माइंड में सेट हो जाती है, वो चीजें आप उसे कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आगे क्या ध्यान ध्यान रखना है, एक ब्रेक का ध्यान रखना है। देखिए साइकोलॉजी भी कहती है कि अगर हम कॉन्टिन्यूसली पढ़ेंगे तो हम उस चीज को नहीं अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो 40-45 मिनट्स ही हमारा जो माइंड होता है वो चीजों को ऑब्जर्व कर पाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा माइंड थोड़ा टायर्ड हो जाता है। तो जैसे आप 40 मिनट्स पढ़ो, 40 मिनट के बाद आप 15 मिनट्स का गैप ले लो, फिर 40 मिनट पढ़ो, फिर 15 मिनट्स का गैप ले लो। तो गैप लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, और उस गैप में कोई एनर्जी ड्रिंक पियो, पानी पियो। ठीक है, अपने माइंड को फ्रेश करो, दोबारा फिर आप स्टडी करो। आप कंटिन्यूअसली मत मतलब पढ़ो। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग की 40 मिनट से ही आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे। उसके बाद का जो टाइम है, जो आप शुरू में जो चीजें हाफ एन आवर में कर रहे हो, वो चीज आपको याद करने में, समझने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक का जरूर ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूसली आपको नहीं पढ़ना है। आगे देखिए प्रैक्टिस करनी है आपको, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे आप एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आप टाइम ले लीजिए कि ये क्वेश्चन मुझे 5 मिनट में करना ही करना है। ठीक है, तो इससे आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन आ तो रहा होता है, लेकिन टाइम की वजह से हम उसे कर नहीं पाते। तो आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अपने टाइम को सेट करना है, उसमें आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। आप जैसे मेन हेडिंग उसको ब्लैक पेन से करोगे, उसके अंदर का मैटर लिखोगे वो आप ब्लू पेन से यूज करोगे। आप डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि डायग्राम आपको फ्री हैंड डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो आप कोशिश करो कि डायग्राम आपका बिल्कुल नीट एंड क्लियर हो। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको डायग्राम बनाना है। अब जो आपकी मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस होती हैं आपकी इकोनॉमिक्स में, उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसका फायदा आपको ये होगा, जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा टाइम उन क्वेश्चंस को नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। आगे देखिए आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करने हैं, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है बेटे वो ये कहता है कि एग्जाम में हमें मोस्टली प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप जो भी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप अच्छे से सोल्व कीजिए। आप उसके लिए
मतलब आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आप 10 ईयर का भी यूज कर सकते हो। 10 ईयर्स में जो भी मतलब पीछे के जो 10 ईयर्स के जो भी क्वेश्चन पेपर है वो सारे 10 ईयर्स में मिलते हैं। उससे आपको क्वेश्चन का एक एस्टिमेशन भी मिल जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो वो आपको हेल्प करेगा। और एक आपको ना सैम्पल पेपर्स भी लेने चाहिए, क्योंकि सैम्पल पेपर्स आपको ही बताते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, ठीक है। आपका लेवल क्या है, आपको क्या चीज सीखनी है, कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कितनी तरह से बन सकता है, कैसे कैसे बन सकता है। बुक में तो आप सिंपल जैसे बुक में आप पढ़ रहे हो कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आप सिर्फ उस क्वेश्चन को एक ही तरह से देखोगे, लेकिन अगर वो आंसर तो वही आएगा, लेकिन क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने कुछ अलग तरह से बना दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सैम्पल पेपर से 10 ईयर से आपको ये देखने को मिलेगा कि आपकी एक क्वेश्चन को वो कैसे कैसे बना सकता है, किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो 10 ईयर्स और सैम्पल पेपर्स आपकी हेल्प करेंगे। एक बेटे आपको मेन जो फोकस करना है, अपने टाइम टाइम मैनेजमेंट पे जरूर ध्यान देना है। मतलब आप स्टॉप वॉच में टाइम सेट करके रख दीजिए, जैसे 1 घंटा, ठीक है। और 1 घंटे में देखिए कि आप कितने क्वेश्चन कवर कर पा रहे हो, क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम होती है बच्चों के सामने वो टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर आपको अपने जो आप दिन में आपको ये अपना टाइम टेबल सेट करना है कि मुझे इतने घंटे इकोनॉमिक्स को देने ही देने हैं, ठीक है। उसमें आप इधर उधर नहीं कर सकते। कम से कम 2 घंटे तो मुझे एक दिन में इकोनॉमिक्स को देने ही देने हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप या तो मॉर्निंग में आप अपना टाइम सेट कर लीजिए कि मॉर्निंग में मुझे, जैसे आपको 8 बजे स्कूल में जाना होता है, ठीक है। तो आप 5 से 7 बजे का टाइम दे दीजिए कि सुबह 5 से 7 बजे मुझे कोई और सब्जेक्ट उठाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ इकोनॉमिक्स की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 7 से 8 बजे तक आप अच्छे से रेडी हो जाते हो, नाश्ता वगैरह कर लेते हो, फिर आप स्कूल में चले जाइए। तो मॉर्निंग में टाइम सेट कर लीजिए। अगर आपको मॉर्निंग में पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है तो आप रात को टाइम सेट कर लीजिए, अपना अपने अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कीजिए कि मुझे कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। ये भी नहीं कि हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स को टाइम देना, हमें हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। तो एवरी सब्जेक्ट को आप अच्छे से अपनी टाइम मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग कीजिए, जैसे भी आपको सुटेबल हो। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो वो पॉइंट टू पॉइंट आंसर नहीं दे पाते, वो ना क्वेश्चन को घुमा फिरा देते हैं। हमेशा एग्जामिनर पे आपका ये बैड इफेक्ट पड़ेगा, आपकी प्रेजेंटेशन है जो वो लो हो जाएगी। आप जो भी आपसे पूछा गया है सिर्फ आप उसका आंसर दीजिए, जितने वर्ड्स में कहा गया है उतने ही वर्ड्स में आंसर दीजिए। अब देखिए, अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप उसमें एक पूरा का पूरा पेज भर देते हो, वो आपको 2 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स तो देगा नहीं एग्जामिनर, और आपका इंप्रेशन भी खराब जाएगा। तो जितने वर्ड्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप सिर्फ उतने वर्ड्स में आंसर दीजिए, ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए, जो आपसे पूछा गया सिर्फ उसी का आंसर दीजिए। आंसर से अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। ये नहीं कि भाई कुछ भी भर दिया, ठीक है। वो पहला टाइम था जब चल जाता था कि बच्चे सीट्स भर रहे हैं, एग्जामिन मार्क्स दे देता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए। तो बच्चा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे और मैंने खुद अपनी लाइफ में इन टिप्स को फॉलो किया है और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स गेन हुए थे। अब तो बच्चों के मार्क्स आ जाते हैं, उस टाइम तो बच्चों के इतने मार्क्स आते नहीं थे, लेकिन तब भी मेरे 97 तो मार्क्स नहीं थे, लेकिन ये था 80s में मेरे मार्क्स थे। तो मतलब अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप 101% मार्क्स लेके आओगे। तो अगर आप मेरे इन ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो बेटे आप एक इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो अगर मैं आपके लिए थोड़ी बहुत भी बेनिफिशियल हूँ तो बेटे मेरे चैनल श्री श्याम स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके फ्रेंड हैं आपके साथ स्टडी कर रहे हैं उन सब के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच।